प्रोग्राम मद्दे मुकाबल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले इमरान खान की जानिब से वजीर आजम हाउस को कमर्शियल इस्तेमाल करने की तजवीज़ 3 ताकतवर वज़रा ने मुस्तरद कर दी। इमरान खान वज़रा की शदीद मुखालफत पर अपनी तजवीज़ इल्तवा में डालने पर मजबूर। इस्लामाबाद में अस्करी इदारों की जानिब से की गई तजावुज़ात को खत्म करने का हुक्म। बनी गाला में वजीर आजम की सिक्योरिटी को शदीद खतरात लाहक। शेख रशीद ने इमरान खान को बनी गाला छोड़कर वजीर आजम हाउस मुंतकिल होने का मशवरा दे दिया। विफाकी काबीना इजलास में होने वाले अहम फैसलों की अंदरूनी कहानी आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा बात करेंगे शरीफ खानदान को ताना देने वाली PTI के सदर, वजीर आजम और वज़रा की अपनी सिक्योरिटी पर अरबों रुपए के सालाना अखराजात का इंकशाफ। उस्मान बुज़दार ने पंजाब में 4 वजीर आला कैंप ऑफिसेस बना लिए। करोड़ों रुपए सिक्योरिटी पर खर्च। गवर्नर पंजाब भी पीछे नहीं रहे। एलीट क्लास की सिक्योरिटी बरकरार। जजेस और रिटायर्ड अफसरान की सिक्योरिटी में मामूली कमी कर दी गई। किस किस हुकूमती शख्सियत ने कितनी सिक्योरिटी रखी है और इस पर कितने अखराजात आ रहे हैं, इसकी एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे गवर्नर पंजाब की मुखालफत के बावजूद परवेज इलाही ने ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ बिल पास करवा लिया। चौधरी परवेज इलाही की ब्यूरोक्रेसी को खुलेआम धमकी। मेंबरान असम्बली को डिप्टी कमिश्नर का फोन टैप करने की हिदायत। उस्मान बुज़दार कमजोर तरीन वजीर आला साबित होने लगे और चौधरी परवेज इलाही ने वजीर आला के इख्तियारात संभाल लिए हैं। तीनों अहम टॉपिक्स हैं क्लास साहब, लेकिन सबसे पहले एज यूजुअल हम जिस तरह से काबीना की अंदरूनी कहानी पे बात करते हैं और उसमें से काफ़ी चीज़ें हैं जो डेफिनेटली आप सबसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि क्या खासा लंबा एजेंडा है, जैसे आपने कहा बड़ा अहम एजेंडा है और कैबिनेट के इजलास की अंदरूनी खबरें जो हैं हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। एक तो आपके साथ कैबिनेट का ये बताएंगे कि कैबिनेट में डिस्कशंस क्या हुई हैं, अंदरूनी जो खबर है, प्लस वहाँ पे कैबिनेट में कुछ वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए थे। ये बताया गया कि मुल्क के जो टॉप लोग हैं उनको क्या क्या सिक्योरिटी मिली हुई है और किस किस पे कितना अखराजात मिले हुए हैं। और सबसे बड़ी जो चीज़ उसमें चौंका देने वाली है, इमरान खान साहब के पास खुद तो कोई कैंप ऑफिस नहीं है, इस वक्त कोई यूज नहीं कर रहे। और मुझे याद है माजी में सबसे ज्यादा ये तनकीद भी करते थे उन पे, हाउस ऑफ शरीफ पे और ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पे और दीगर पे, जो कि ठीक करते थे कि इन्होंने 5-5, 6-6 घरों को ना इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ था कैंप ऑफिस, और सारे खर्चे जो है ना वहाँ पे सिक्योरिटी के दीगर मामलात जो हैं वो सारे वो अपने घर के आपके टैक्स पेयर के पैसे से चलते थे। और इमरान खान साहब ने कई तकरीरें की हुई हैं जनाब, या उस्मान बुज़दार साहब ने 4 कैंप ऑफिस यहाँ पे रखे हुए हैं, 4 घर बनाए हुए हैं, 4 घरों की सिक्योरिटी जो है वो आपके टैक्स पेयर से। जो सादा गरीबड़े चीफ मिनिस्टर लेके आए थे एक 4 इलाके से, क्योंकि गरीबों का एहसास करेंगे और खर्चा नहीं करेंगे, जनाब 4 कैंप ऑफिस। ये कैबिनेट में डॉक्यूमेंट्स पेश हुए हैं सर, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये जो मसीह आए थे, वो क्या मस्कीन से आए थे, वो जो बिल्कुल कहते भाई मैं सीख रहा हूँ, जो सीख रहे हैं उन पे करोड़ों रुपए उन पे कैंप ऑफिस पे सिक्योरिटी पे खर्च हो रहे हैं। वो डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा। बाकी ये गवर्नर साहब जो वहां से लंदन से, जिनको कोई वो सलाम जिसने नहीं करना था, उन्होंने रखे हुए हैं जनाब, उनकी भी एक अच्छी एक उनकी सिक्योरिटी पे भी आपके करोड़ों पे खर्च हो रहे हैं और बंदे लिए हुए हैं उन्होंने। वो उस पर डिटेल पे आते हैं बाद में, बड़ा अहम इसका पोर्शन है कि कौन कौन उस पर किस पे ले रहा है। और इमरान खान साहब ने इस पर खासी उन्होंने कहा है कि अब कम करें सिक्योरिटी फलां करें, वो एक अलग टॉपिक है। उससे पहले जो मैं आता हूँ 2-3 बड़े टॉपिक उस पर अहम थे जी। एक उस पर बड़ी बात है जो इमरान खान साहब ने कहा था कि वजीर आजम हाउस जो है ना इसको कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल किया जाए। इस पे कहीं से भी मेरा ख्याल है तजवीज़ को उनको पजीराई नहीं मिली। इवन जो आपकी अपोजिशन जो है वो भी इसके खिलाफ है कि जनाब कि उनके अपने लोग हैं वो इसके खिलाफ हैं कि ये आप ठीक है पॉपुलर आपने एक इमेज बना लिया है कि इस पे कि हम आएंगे वजीर आजम हाउस गिरा देंगे, गवर्नर हाउस गिरा देंगे, तो हम वजीर आला हाउस गिरा देंगे। इलेक्शन के दिनों में ये कहते थे। अब इमरान खान साहब ने जो कहा था पिछले दिनों, आज उस पर कैबिनेट में एक बाकायदा समरी भी आई है कि जनाब कि इसकी कमर्शियल एक्टिविटीज इसमें क्या हो सकती हैं, उन्होंने कहा। तो जब ये टॉपिक वहाँ पे आते इमरान खान साहब ने पहले स्टार्ट किया तो उन्होंने बताया जनाब कि हम ये जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं या लोग हैं, हम उनको मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपका पैसा जो है ना गैर ज़रूरी तौर पर हम ज़ाया नहीं करते, अदरवाइज लोग टैक्स नहीं देंगे। एक तरफ तो ये बता रहे हैं, दूसरी तरफ उनके वजीर आला ने 4 अपने कैंप ऑफिस डिक्लेयर करके सिक्योरिटियाँ रखी हुई हैं वहाँ पे, पुलिस की बड़ी बड़ी करोड़ों रुपये अलहदा खर्च हो रहे हैं। सो उनका ये कहना था ये सिम्बॉलिक सा है कि अगर हम वजीर आज़म हाउस को कन्वर्ट कर दें, आए जी कि आज यहाँ पे कोई ठेका ले ले, कोई वहाँ पे रेडी लगा ले, कोई वहाँ कपड़ों की बुटीक, ये होते हैं ना सारे कमर्शियल एक्टिविटीज तो ये ना। वो कहेंगे यहाँ बुटीक की यहाँ पे आज हम नुमाइश करेंगे, कोई कहेंगे मुल्तानी मेरा यार, कोई कहेगा नहीं जनाब
आज यहाँ पे मैंगो पार्टी करते हैं यारों दोस्तों की, मैं ऐसे मिसालें दे रहा हूँ, यही होते हैं क्लब कमर्शियल बन एक्टिविटीज। सकता है, कोई लाइब्रेरी बन सकती है। क्या हो सकता है, लाइब्रेरी नहीं। अब सवाल ये है कि आपके कुछ ऑफिसर्स होते हैं जिस पे आज जब वो आके वज़ीर आज़म साहब ने एक्सप्लेन किया ना कि हम क्यों बनाना चाहते हैं, तो 3-4 वज़ीरों ने बड़ी रेलिवेंट गुफ्तगू की है उन्होंने, और बड़े ताकतवर वज़ीर हैं। एक शेख रशीद साहब थे, उसके बाद साबिक वज़ीर दाखिला इजाज़ शाह साहब थे, शाह मुहम्मद कुरैशी साहब थे, और भी 2-4 लोग थे। उन्होंने सब ने इनकी तजवीज़ की मुखालफत की है। कैबिनेट में इमरान खान साहब को कहीं से ये सपोर्ट नहीं मिली कि आप जी बिल्कुल ठीक है, इसको कन्वर्ट कर दें और यहाँ पे आके हम रेढ़ियाँ सब्जियाँ दालें बेचना शुरू कर दें, और जिसको ठेका या आके कंट्रैक्ट या मैरिज हॉल टाइप बना दें। तो किसी ने भी इसको अप्रूवल नहीं की। स्पेशल शेख रशीद ने इनको कहा, उन्होंने कहा जनाब आप मेरी माने बनी गाला छोड़ें, आप वज़ीर आज़म हाउस में शिफ्ट हो जाएं, आपकी लाइफ को बड़ी थ्रेट्स हैं। अच्छा जी, इस पर इमरान खान साहब मुस्कुरा पड़े, उन्होंने कहा नहीं बनी गाले में ठीक हूँ, मैं यहाँ आने पे तैयार नहीं हूँ, नंबर 1। ठीक है। और उसके बाद इन्होंने कहा, इजाज़ शाह साहब ने उन्होंने फिर ये बात की, उन्होंने कहा सिक्योरिटी हवाले से आप इस तरह का लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा, कमर्शियल एक्टिविटीज शुरू हो जाएंगी, और कल को हमने भी आके इस्तेमाल करना है, या वज़ीर आज़म वैसे भी इस्तेमाल कर रहा होता है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए सिक्योरिटी के लिए हमारे लिए बेहतर चीज़ नहीं होगी। क्या वज़ीर आज़म हाउस को कमर्शियल एक्टिविटीज़ का सेंटर उन्होंने अपोज किया। जो सबसे ज़्यादा अहम बात की शाह मुहम्मद कुरैशी ने की, उन्होंने कहा कि ये इंटरनेशनल तौर पर हमारा इमेज है, डिग्निटरीज आते हैं हमारे यहाँ पे, लोग मिलने आते हैं, कुछ सदर आ जाते हैं, कुछ वज़ीर आज़म आ जाते हैं, फॉरेन मिनिस्टर आ जाते हैं, दुनिया भर से लोग आपसे मिलने आते हैं। अब उनको ये पता चलेगा ये तो पार्ट टाइम के आपका ऑफिस है, पार्ट टाइम यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज होते हैं, इमेज ठीक नहीं जाएगा। स्पेशली उन्होंने कहा जनाब कि अफगानिस्तान की वजह से अब हमारे यहाँ लोगों का आना जाना जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होगा, लोग ज्यादा मीटिंग्स के लिए आएंगे, तो लिहाजा मेहरबानी फरमाएं ये जो लोगों को आपने ये कहा है कि इनको हम आके कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करेंगे तो इट वॉन्ट गो वेल। अब जब इमरान खान साहब ने माहौल देखा सारा, उन्होंने वैसे जैसे मैंने कहा कि बताया कि आपके लोगों को एक सिंबॉलिक हमने देना है, टैक्स पेयर का पैसा है, लोग ये समझें कि वो आ सकते हैं, फ्रीली आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो इमरान खान साहब ने जब मुखालफत देखी कैबिनेट में कि कोई मिनिस्टर मुझे इस पर क्या कि सपोर्ट नहीं मिल रही, तो उन्होंने अच्छी बात है वैसे कि बहस होती है और मिनिस्टर जो है ना प्राइम मिनिस्टर को अपोज कर लेते हैं। ये नवाज शरीफ के दौर में ये पॉसिबल नहीं था, उनके दौर में तो मीटिंग ही नहीं होती थी, पॉसिबिलिटी तो ना होना तो दूर की बात है ना, मीटिंग ही नहीं होती थी। वो इतना मजाक था ही नहीं, इतना मजाक नहीं करते थे वो बिल्कुल। अब खान साहब को दाद ने कम से कम मीटिंग वगैरह यहाँ पे इनकी रेगुलर होती रहती है। खैर, तो इस पर उन्होंने कहा जनाब कि ठीक है वक्ती तौर पर इसको डंप कर देते हैं प्रपोजल को, कि चलें इसको हम इसको रहने देते हैं। ये एक अहम इशू था, और उन्होंने वही वाली बात इनके मतलब अभी भी खत्म नहीं हुआ, इसको सिर्फ एक साइड पे रखा है, इल्तवा में डाला, डेफर किया इसको, चलें इसको फौरी तौर पर अभी हम इस पर कुछ नहीं करते, या अदरवाइज मे भी आज उन्होंने अनाउंस कर देना था। 3 साल गुजर गए हैं, इंशाल्लाह 5 भी गुजर जाएंगे, इल्तवा में ही रहेगा। बहरहाल मैं भी इसी में, मेरा ख्याल आप भी इस बात के हक में होंगे, मोस्टली लोग होंगे। एक सिंबल होता है आपका, एक ऑफिस होता है, उसका एक डेकोरम होता है, डिग्निटी, इन चीजों से पैसे बच रहे होते। कितने पैसे कमा लेंगे आप? अब जितने मैं अभी आपको सिक्योरिटी के पैसे बचाऊंगा, आपको बताऊंगा जो बड़े बड़े यहाँ पे मगरमच्छों को आपने यहाँ पे सिक्योरिटी के नाम पे उन पे आप खर्चे कर रहे हैं, आपका वजीर आला अगर 4-4 घरों पे अपने सिक्योरिटी लेके बैठा हुआ है, आप कह रहे हैं यहाँ पे अंडे दही दूध की दुकानें लगवा के, कमर्शियल एक्टिविटी करवा के, बुटीक शॉपें यहाँ खुरा के, नुमाइशें करवा के हम पैसे कमा लेंगे, और पैसा कमा के इनकी सिक्योरिटी के लिए पैसे देंगे। ये थोड़ी सी चीज वैसे बियॉन्ड कंप्रीहेंशन थी। अच्छा, दूसरी चीज जो बड़ी अहम थी, 2 इशू आप उसमें मेन जो मैं आज उसमें टेकअप कर रहा हूँ, फिर बाद में हम उनको करते रहेंगे, वो ये था यहाँ पे आपने देखा होगा मार्गला रोड पे बहुत सारी एनक्रोचमेंट हुई, और ताकतवर इदारों ने की हुई है, नेवी ने की हुई है, एयरफोर्स ने की हुई है, गोल्फ कोर्सेज बन रहे हैं वहाँ पे, पोलो ग्राउंड बन रहे हैं वहाँ पे, उन्होंने पूरी की पूरी ग्रीन बेल्ट हेडक्वार्टर उनके यहाँ पे इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गए हैं, मगर इस्लामाबाद के लोगों के लिए वो अजाब बन गया है कि वहाँ दिन के वक्त उन्होंने यूनिवर्सिटियाँ खोल ली हैं, और फिर कॉलेजेस खोल लिए हैं, और होटल खोल लिए, शादी हॉल खोल लिए हैं, वो सारा दिन के वक्त सारा दिन वो बंद ही रहता है। और भाई इनके बनने से पूरे इस्लामाबाद में जो कंजेशन हुई है ना, जो सारे सेक्टर्स यहाँ से दिए गए हैं, आपने E7 से ऑनवर्ड आगे जो आपने खोले हैं, और जिस पे उस पर ताकतवर इदारों ने आके कब्जे कर लिए हैं या अपनी अलाटमेंटें कर ली हैं, और उस पर इतनी मैसिव कंस्ट्रक्शन, एक तो फॉल्ट लाइन में है, ये भी सबसे ज़्यादा देखने की बात है कि आपके जलजलों का जो सबसे बड़ा मरकज है ये वही फॉल्ट लाइन है, जिस पे सारे आप अपने हेडक्वार्टर्स बना रहे हैं, अपनी बिल्डिंग्स खड़ी कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, और सारी कमर्शियल एक्टिविटीज वहां पे कर रहे हैं। और इस्लामाबाद में आप यहाँ पे चलने की जगह भी नहीं रहेगी, अभी तो गाड़ियों की जगह नहीं रहेगी ना, आगे कुछ अरसे बाद आप देखेंगे चलने की जगह भी नहीं रहनी। सिक्योरिटी इशू बहुत बड़ा है, क्योंकि ये नेवी के, एयरफोर्स के ये हेडक्वार्टर हैं,
खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाती है, सिक्योरिटी का एक इशू आता है, तो वहाँ तो ट्रैफिक जैम रहता है, वो अंदर ना अंदर से बाहर आ सकता है, वो घंटा घंटा लग जाता है अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आने में, और पूरे इस्लामाबाद की ट्रैफिक को उन्होंने जैम कर दिया है। तो उन्होंने रेजिडेंशियल कॉलोनीज भी बना ली हैं, रेजिडेंशियल उन्होंने अपने कमर्शियल जो है हवाज यूनिवर्सिटी और जो है शादी हॉल जो बनाए हुए हैं ना, वो तो टोटली आउट ऑफ। अब हॉस्पिटल भी बन गए सारे, और आगे रेजिडेंशियल सेक्टर बन रहे हैं सारे। और मुझे नहीं समझ आई कि आपने बिल्कुल इन द हार्ट ऑफ इस्लामाबाद इस तरह की कॉलोनीज आप बना रहे हैं, इसका क्या आपको खैर ये एक अलहदा बहस है। उस पर वजीर आजम साहब को बताया गया जनाब के रोड एक गुजरना है D12 के लिए यहीं से, इसी नेवी और एयरफोर्स के अंदर में से, तो वो रजिस्ट कर रहे हैं कि रोड जो है ना यहाँ से नहीं जाएंगे, जो आपका ओरिजिनल मास्टर प्लान था। तो इमरान खान साहब ने कहा नहीं जनाब कि जो मास्टर प्लान है इस्लामाबाद का, उसी को ही आप उसको फॉलो करें। और खान साहब ने यह भी कहा कि इस्लामाबाद उन्होंने माना, ये पहली दफ़ा उनकी तरफ से एडमिशन आ रहा है कि ये वो इस्लामाबाद नहीं रहा जो कुछ अरसे पहले तक था, क्योंकि इसके मास्टर प्लान में बहुत सारे उन्होंने चेंजेस किए हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अलाउ कर दी जो कि नहीं होने चाहिए, और इस्लामाबाद की हालत जो है वो ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। खैर उसके बाद ये जो मेन चीज़ थी कि उनको बताया गया है कि जनाब एयरफोर्स जो है और उन्होंने नेवी जो है, इन्होंने अपनी अपनी दीवारें जो है ना 40 फुट या 20 फुट पीछे कर ली हैं। अच्छा, जो पहले एनक्रोच की हुई थी। सो उसको बड़ा कैबिनेट ने उसको बड़ा बिग अचीवमेंट समझा कि हमारे ये फॉलो करने से, हमारे परसू करने से, स्पेशल शीरी मज़ारी साहबा जो हैं उन्होंने इसको उठाया हुआ था। वो सिंगल हैंडेडली वो इनके पीछे पड़ी हुई थी कि जनाब की ये सारी ग्रीन बेल्ट आपने कब्जे में ले ली हैं। तो आपने पूरा मारगला रोड जो है, इतना खूबसूरत रोड होता था, आपने सारे वहाँ पे आके अपने वो लगा दिए, यहाँ पे बैरियर्स लगा दिए, अपने आपने पता नहीं क्या क्या चीज़ें आपने कंस्ट्रक्ट कर ली हैं। तो उसको इसने कैबिनेट ने बड़ा अचीवमेंट समझा कि उनको बताया गया जनाब उन्होंने थोड़ी सी दीवारें जो है ना पीछे कर ली हैं। आपके रोला डालने के बाद कैबिनेट के बाद दीवारें थोड़ी सी, उन्होंने दीवारों से रिक्वेस्ट किया कि ज़रा अब 2-4 कदम चल के पीछे चले जाएं। खैर वो भी था। प्लस इसके बाद उन्होंने जो बात की, लेकिन खान साहब का यही था कि एनक्रोचमेंट के खिलाफ आप जो है इस पे जीरो टॉलरेंस करें। प्लस E11 की बात हुई जो मेन चीज़ थी। मैं लास्टली इस पे आमिर साहब से फिर थोड़ा व्यू लीजिएगा कि उसके बाद हम सिक्योरिटी वाले इशू पे जाएंगे। तो E11 की बात हुई वहाँ पे। तो फिर शेख रशीद साहब ने कहा जी कल मैं जाऊंगा वहाँ पे 6 से 9 नाले हैं, नालों की मैं सफाई करूंगा। शेख रशीद साहब अब याद आ गया कि नाले जो है ना वो मैंने उनको साफ करवाना है, और अब जाएंगे तो कल वो ट्रैक्टर ट्राली और उस खोता रेडी वगैरह लेके सारे जाएंगे, इसमें जो बड़े बड़े अफसरान हैं, और नाले की सफाई करेंगे। और नाले की सफाई करेंगे। हालांकि नालों पे कब्जे हो चुके हैं, नालों पे जनाब प्लाट बन चुके हैं, नालों पे प्लाजे बन चुके हैं। तो कल ये शेख रशीद साहब के बकौल वो जाएंगे और पूरी फौज जफर मौज लेके जाएंगे और सारा बिल्डोजर फेरेंगे, वटेवर जो करेंगे, ये कल की हम कल देखेंगे। तो ये था कुछ कैबिनेट के कोई आपके साथ ग्लिम्प्सेस। ठीक है आमिर साहब, एक तो ये वाली चीज़ के अब ख्याल आ रहा है, और दूसरी जो इम्पोर्टेंटली वज़ीर आज़म हाउस के हवाले से, क्योंकि देखिए वज़ीर आज़म का एक स्टांस था, वो बड़ा पॉपुलर स्टांस था, और वो बड़ा लोगों को अपील भी किया कि ये जो है कॉलोनियल दौर के अंदर अंग्रेज़ों के ज़माने में ये उनकी शान दिखाने के लिए और उनको बताने के लिए हम स्पेशल एक क्लास के लिए बनाए गए थे, और उसका इस्तेमाल और एक्सपेंस बड़ा ज़्यादा था। आइडिया बड़ा अच्छा था, पर पहले सोचा नहीं कि उसका मुतबादल करना क्या है। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी तजवीज़ है। पहले ये आइडिया था कि जी यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी प्राइम मिनिस्टर हाउस को, फिर ये कमर्शियल वाला आ गया, अंडे मुर्गियाँ बेचने वाले जो एक फजूल। मेरा ख्याल सबसे आइडली यही है कि वो वहाँ पे आप जब आपके गेस्ट आते हैं, हेड्स ऑफ द स्टेट्स आते हैं या हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट आते हैं, उन सबको आप होटलों में ठहराते हैं, और वो बहुत बड़ा खर्चा आता है। तो मेरा ख्याल वो एक बहुत बड़ा खर्चा भी हो जाता है, और उनकी सिक्योरिटी भी उनको चाहिए होती है। तो ये बड़ा अच्छा आइडिया है कि अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस को ये स्टेट गेस्ट हाउस के तौर पे यूज़ किया जाए। और वैसे जो प्राइम मिनिस्टर का वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर के जो क्वार्टर था, लिविंग क्वार्टर था जहाँ नवाज शरीफ साहब वगैरह रहते थे, वो तो नहीं इस्तेमाल कर रहे, मगर PM हाउस में उन्होंने जो PSPM का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी का जो टाइप का जो घर है, वो एक लिविंग क्वार्टर उन्होंने ज़रूर रखा हुआ है। मगर मैं ये बता दूं कि वो भी घर जो है कोई ये नहीं है कि वो बिल्कुल सर्वेंट क्वार्टर है। वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट से जो है ना वो भी बेहतर है। वो मुझे इत्तेफाक रहा है उस घर को देखने का, वो भी कोई ये नहीं है कि बिल्कुल सर्वेंट क्वार्टर है। तो वो एक अच्छी चीज़ है, पहली बात। दूसरा, ये इस्लामाबाद के जो ये इशू जो तजावज़ात का इशू सिर्फ तजावज़ात का नहीं है, ये जो एयर हेड क्वार्टर या नेवी हेड क्वार्टर, ये
नेवी और एयरफोर्स को दिए गए हुए थे। वहाँ एक बहुत बड़ी खराबी ये की हुई है कि इन्होंने कमर्शियल यूनिवर्सिटियां बना ली हैं। सिर्फ वो एयरफोर्स के लिए यूनिवर्सिटी नहीं है, एयर यूनिवर्सिटी, वो पूरा वो प्रॉफिट मेकिंग हो रही है। पूरे इस्लामाबाद के बच्चे और बाहर के बच्चे वहाँ पे तालीम लेते हैं, और उनकी जो रोज़ जब छुट्टी होती है तो वो हज़ारों स्टूडेंट्स की पार्किंग के लिए सारी एलीट यूनिवर्सिटियाँ हैं, वो पूरी जो है ना हज़ारों गाड़ियाँ जब आती हैं एक सड़क के ऊपर, तो नेचुरली उसने जैम पैक्ड होना है। अंदर वो सिक्योरिटी की वजह से हेडक्वार्टर में जा नहीं सकते। तो ये इसका मसला सिर्फ तजावज़ात का नहीं है, ये यूनिवर्सिटीज़ या ये हेडक्वार्टर ये शादी हॉल के लिए नहीं हेडक्वार्टर दिए गए थे। खुदा के लिए ये शादी हॉल को और ये कमर्शियल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं आप अपनी एयरफोर्स के बच्चों के लिए बिल्कुल वो रख लें, मगर ये जो बाहर आपने मनी मेकिंग इंस्टीट्यूशंस बना दिए हुए हैं वो प्रॉफिटेरिंग कम करनी चाहिए, तो तब ये मसला हल होगा। आमिर साहब ये इतनी ही जुर्रत कर सकती थी कोई सिविलियन जितने उन्होंने शेरी मजारी की मेहरबानी उन्होंने करा ली कि उन्होंने दीवार को 2-4 फुट उन्होंने उनसे मिन्नत तरला के दीवार से कि बहन जी आप जरा थोड़ी सी पीछे चले जाएं क्योंकि हमारे ऊपर यहाँ पे ना बहुत सारा दबाव आ गए हैं। इतनी इनमें जुर्रत है किसी इसमें कि ये करें, दीवारों के हाथ को पकड़ के पीछे करवाएं। अच्छा, इनसे पेज नहीं डिस्टर्ब होगा, वन पेज पे जो थ्रेट है कि अगर खुदा ना खास्ता लेट से कोई जो है अभी लंदन वाली सिचुएशन दोबारा आ जाती है तो यहाँ पे एयर हेडक्वार्टर से तो आना जाना वो टोटली ब्लॉक्ड होता है। जो इस्लामाबाद की वाकफियत रखते हैं उनको पता है कि डे टाइम में वहाँ से गुजरना जो है नामुमकिन है, तो इसको दुरुस्त करना पड़ेगा। और तीसरा वो जो बागला रोड की एक्सटेंशन है वो एक्सटेंशन मास्टर प्लान के अंदर है, वो है, मगर वो कहना जी हमारे एरिया से नहीं आप गुजार सकते, तो वो भी किसी ना किसी को बात तो करनी पड़ेगी। ठीक है। और ब्रेक के बाद ये भी डिस्कस करेंगे कि सिक्योरिटी पर अरबों रुपए के जो सालाना अखराजात हैं उनका क्या इंकशाफ हुआ है और कितनी बात करती थी पीटीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी और इस तरह के तमाम मामलात पर। ब्रेक के बाद को डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और डिस्कशन को एक बार फिर कंटिन्यू करेंगे। जिस तरह ब्रेक से पहले क्लास साहब हम कह रहे थे कि सिक्योरिटी के हवाले से बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी है, किस किस हुकूमती शख्सियत के पास कितनी सिक्योरिटी और किसकी सिक्योरिटी में कमी की गई है, ये तमाम डिटेल्स बताइएगा। कैबिनेट के पिछले इजलास में बड़ी वहाँ पे एक उन्होंने अहम मीटिंग की उन्होंने वज़ीर आज़म साहब ने, वो थी कि मुझे ब्रीफ करे कैबिनेट में किया जाए। उन्होंने ये जो इस वक्त सेक्रेटरी इंटीरियर है यूसुफ नसीन खोखर साहब हैं, तो यूसुफ नसीन खोखर साहब ने कैबिनेट को ब्रीफ किया कि जनाब कि किस किस को कितनी कितनी सिक्योरिटी मिली हुई है और उस पर कितने अखराजात आ रहे हैं, कितने पुलिस वाले हैं, कितने व्हीकल्स हैं और कितना उनको प्रोटोकॉल मिला है। सो इन्होंने यूसुफ नसीम खोखर साहब ने वहाँ पर जो ब्रीफिंग दी है, तो ब्रीफिंग में से कुछ चीज़ें जो हमने कोई कहीं से कोई निकलवाई हैं वो बड़ी इंतहाई बात चीज़ें बड़ी शॉक हैं। हालांकि वज़ीर आज़म ने लास्ट टाइम भी कहा कैबिनेट में, उन्होंने कहा मेरी भी सिक्योरिटी जो है ना उसको मिनिमम किया जाए, कम किया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा, तो पता ये चला वज़ीर आज़म की इतनी सिक्योरिटी नहीं है जो आगे से उनके सिक्योरिटी ज़्यादा प्रोटोकॉल है, कोई प्रोटोकॉल है। उन्होंने यही कहा, उन्होंने कहा दो चीज़ें होती हैं, एक सिक्योरिटी होती है, एक आपका प्रोटोकॉल होता है, एक आपको ज़रूरत होती है बीइंग ए पब्लिक ऑफिस होल्डर, आपकी ज़रूरत होती है कि आपके पास गवर्नर है, वज़ीर आला है, वज़ीर आज़म, इवन वज़ीर भी है, मिनिमम सिक्योरिटी चाहिए होती है। वो एक तरफ पे रह जाते हैं, यहाँ पे वो नीली बत्ती तो हूटर तो आगे पीछे गाड़ियाँ, वो शोशा फांफ हूँ जिसको हम कहते हैं लशपश, जो लशपश है वो तो लशपश के खर्चे हैं सारे। अभी लशपश का मैं बाकियों पे बाद में हूँ। और इमरान खान साहब ने पिछली दफा बड़ी आगे सख्ती से कहा है, अपने वजीरों को भी कहा है और दीगर को भी कहा है कि लशपश फांफ हूँ जो है ना ये जरा खत्म करें, क्योंकि इसका मैसेज जो है ना आवाम को बड़ा गलत जा रहा है। लोग ये समझते हैं कि आप तो आए थे यहाँ पे एक उसकी रियासत मदीना बनाने, आप तो इस वक्त सबसे बड़े आप उस पर बने हुए महान एक उस पर जार बने हुए। मेन जो चीज़ है जो अब उसमें बताई गई आमिर साहब, वो बड़ी मज़े की है कि इस वक्त जो इमरान खान साहब का जो लाडले सबसे ज्यादा वजीर आलम है, वहां से शुरू करता हूँ, जो हमारे उन्होंने कहा था बड़े सबसे सिंपल मस्कीन आदमी डीजी खान, द मैन फ्रॉम डीजी खान, मैन फ्रॉम डीजी खान की देखें, उन मसरूफ ने 4 घर रखे हुए हैं जनाब माशाल्लाह। ये उस वक्त हम शरीफों को और इनको गिलानी साहब को और फलां फलूं को ताने मिलते होते थे कि जनाब आपने कैंप ऑफिस के नामों पे आपने लूट मार बचाई हुई है। वो बड़ा मजे के हैं जनाब कि इन्होंने वजीर आला ये जो हैं इन्होंने, अच्छा ये भी बताऊं कि इमरान खान साहब का जो जमां पार्क है
अब ये मुझे नहीं पता कि इन्होंने उसको कैंप ऑफिस से उसको डिक्लेयर करके रखा हुआ है, ये इसमें नहीं बताया गया, लेकिन ये ज़रूर बताया गया लाहौर में कि इमरान खान साहब की अपनी जो रिहाइश गाह है जमान पार्क की, उस पर इस वक्त 38 पुलिस वाले तैनात हैं। अच्छा, 38 वहाँ पे तैनात है, जिन पर जो उसके अखराजात जो आ रहे हैं वो तकरीबन इनके आ रहे हैं, आप कह सकते हैं 2.25 करोड़ रुपए आ रहे हैं सर। ये 2.25 करोड़ रुपए उस पर लग रहे हैं, और ये वज़ीर आज़म हाउस को कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए करना चाहते हैं कि पैसे नहीं है, पैसे इस वो करेंगे। जमान पार्क में आपके लग रहे हैं बल्कि एग्जैक्ट अमाउंट बताऊँ 2 करोड़ 28 लाख रुपए जो है ना वो आपके जमान पार्क पर उस पर लग रहे हैं। और वो एज ए कैंप ऑफिस यूज होता है। डेफिनेटली उसको डिक्लेयर किया होगा कि वज़ीर आज़म का घर है, सो वज़ीर आज़म नाम गवर्नर हाउस का ही इस्तेमाल कर ले तो ये 2 करोड़ रुपया बच जाएगा। ये अगर आप बचा लें, अगर वहां पे आप उसमें कह दें ये बंदे नहीं चाहिए हमें, जब जाएंगे वज़ीर आज़म जाएंगे तो आप उनको सिक्योरिटी दे दें। अब आपको उसके बावजूद खैर ने रखी हुई है। जो मजे की चीज़ है ना सर, वज़ीर आला ये जो बड़े सादा वज़ीर आज़म हैं, सारे वज़ीर आला हमारे, उन मसूफ की सिक्योरिटी पे जनाब को 4 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है सर, ये उस्मान बुज़दार साहब को महफूज रखने के लिए कि इनको कुछ नहीं होना चाहिए, अल्लाह ना करे कुछ हो। प्रोटोकॉल वही वाला सारा 4 करोड़ रुपया उन पे लग रहा है। और उन्होंने तौसा में अपनी रहायश गाह पर भी उन्होंने पुलिस वाले रखे हुए हैं सर, जो तौसा में उनका घर है। फिर और उस पर 42 लाख रुपए इनके अगर अखराजात हो रहे हैं। फिर इनके डेरा गाजी खां में एक और घर है सर, वहाँ पे 50 पुलिस वाले तैनात किए हुए हैं डेरा गाजी खां में सर। 50 पुलिस वाले सर इनके घर की हिफाजत फरमा रहे हैं, एक गाड़ी वहाँ पे है। और फिर वहाँ पे इनके तकरीबन लग रहे हैं, आप कह सकते हैं 3 करोड़ रुपये इनका वहाँ पे खर्च हो रहा है सर डेरा गाजी खां में। जो तुमनदार बन गए ना, तुमनदार है सर वहाँ पे पुलिस वाले, अंदाजा करें 50 पुलिस कह रहे हैं जी पहले लगारी मजारी होते थे, दृश्य के बड़े तुमनदार होते थे, वो कह रहे हैं जी अब ये बुजदार, अब नया पहले लेसर ट्राइब था, छोटा ट्राइब था, गरीब ट्राइब था, अब तुमनदार वहाँ पे जो है ना वो बुजदार हैं। सो उनके 50 एहलकारों पे खर्चा जो हो रहा है 3 करोड़ रुपए का हो रहा है। मेरा ख्याल है ये अखराजात मीट करने के लिए वज़ीर आज़म हाउस को कहते हैं यहाँ दूध दही और इसकी दुकान खोल लेते हैं, आगे लोगों से पैसा जरा देखते हैं कि किस किस जगह पे आप पैसे खर्च कर रहे हैं सर। ये हैं। फिर मुल्तान में घर है सर, अब देखें सी ये गरीब लाए थे गरीब लेते ये मुल्तान में जो है वहाँ पर भी जनाब इन्होंने अपनी आगे रिहाइश गाह पे पुलिस वाले तैनात किए और 4 वहाँ पे रखे हुए हैं। अब उसको तौसा, इसके बाद डेरा गाजी खां, मुल्तान, अब उस पे आ रहे हैं। और फिर इसके बाद लाहौर में भी साफ ज़ाहिर है जनाब इनके यहाँ पे घर है, इस पे हैं। लाहौर में जो इनके अखराजात हो रहे हैं आमिर साहब, इनके ऑफिस की सिक्योरिटी पर यहाँ 275 पुलिस वाले हैं, 4 गाड़ियाँ तैनात हैं। और इस पे तकरीबन आप उस पर कह सकते हैं तो इनके अखराजात जो है 16 करोड़ रुपए हो रहे हैं सर। इनके वज़ीर आला साहब के दफ्तर की सिक्योरिटी पे 16 करोड़ इनके यहाँ पे लगे हुए हैं सर। और साथ में जो मज़े की चीज़ है सर, उसमें गवर्नर हाउस पंजाब जो है जिसको डिमोलिश करना था, इमरान खान साहब ने बिल्डोजर भेजने थे, उस पर गवर्नर सरवर खान साहब वहाँ पे रहते हैं। वहाँ पे उनकी सिक्योरिटी पर सिर्फ गवर्नर सरवर खान साहब की सिक्योरिटी पर 152 एहलकार और 9 गाड़ियाँ तैनात हैं सर। ये गवर्नर हाउस की बता रहा हूँ सर। और इनकी वहाँ पे आगे इनकी सिक्योरिटी पर तकरीबन कुछ 10 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है सर। अच्छा, DHA लाहौर में गवर्नर साहब ने रिहाइश भी रखी हुई है, भाई उनको गवर्नर हाउस में रखें आप, इतना बड़ा जो आपने रखा हुआ है वहाँ पे गवर्नर हाउस रखें। नहीं, DHA में गवर्नर ये जो सरवर साहब हैं रह रहे हैं वहाँ पे तकरीबन 39 के करीब पुलिस वाले वहाँ तैनात हैं। और उनकी तैनाती पर तकरीबन जनाब 80 लाख रुपया उनका खर्चा आ रहा है। ये गवर्नर हाउस अलहदा, DHA अलहदा, ये उसकी आ रही है सारी सर। और प्लस पंजाब ये पुलिस जो है इन्होंने वहाँ पे वज़ीर आज़म हाउस पर जो तैनात हैं वहाँ पे एहलकार गाड़ियाँ जो हैं उन पर तकरीबन इनके आप कह सकते हैं 3.5 करोड़ रुपए के अखराजात आ रहे हैं। अच्छा, वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी पर पंजाब पुलिस के 53 एहलकार हैं सर। हाजिर सर्विस या रिटायर्ड अफसरान और दीगर जो आपके लोग हैं उनकी सिक्योरिटी पर 83 करोड़ रुपया लग रहे हैं सर। अच्छा, आपकी अदलिया की सिक्योरिटी पर सबसे ज़्यादा पैसे लग रहे हैं सर। इनकी पंजाब पुलिस के 1.1 बिलियन रुपीज़ के अखराजात आ रहे हैं जो जजेस को उन्होंने वहाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड की हुई है। और वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के मुशीरान की सिक्योरिटी पर 10 करोड़ रुपए के सालाना अखराजात आ रहे हैं सर। अच्छा, पंजाब पुलिस के वज़ीर आज़म, गवर्नर, वज़ीर आला पंजाब की सिक्योरिटी पर 44 करोड़ के अखराजात आ रहे हैं। कुल मिला के पंजाब पुलिस सिक्योरिटी दे रही है सर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, जजेस, गवर्नर और साबिक़ वज़रा जो हैं इनकी सिक्योरिटी पर 2.5 बिलियन रुपीज़ के आमिर साहब इनके अखराजात वहाँ पर आ रहे हैं सर। ये मैंने आपको जल्दी से यहाँ से क्विकली से बता दिया कि क्या क्या कार्य हैं। बाकी यहाँ मुशीरान हैं, उन मुशीरान के अगर आप 2.5 अरब रुपया ये VVIPs के लिए, VIPs के लिए ये इस्तेमाल हो रहा है। अगर नई सिक्योरिटी किसी को मिल रही तो आवाम के लिए नहीं है, कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं। लोगों को ये नहीं पता कि ये जब ये डिक्लेयर किया जाता है कैंप ऑफिस जो है चीफ मिनिस्टर का, गवर्नर का या प्राइम मिनिस्टर का, तो वो उसके साथ फिर वो उसकी फेंसिंग के ऊपर, उसकी जो घर की नमूदो नुमाइश के ऊपर जो पैसा खर्च आता है
सबसे बड़ा ये नवाज शरीफ पे इल्ज़ाम था। इल्ज़ाम क्या, ये बिल्कुल खर्चा हुआ था कि इन्होंने रायविंड के अपना सारी जो फेंसिंग, बाहर की दीवार, लाइटें, तो एक दफ़ा जब बना लेते हैं तो अरबों करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है। तो वही जिस पे बहुत तनकीद पीटीआई करती थी और बहुत ज़्यादा उसके मिरल केसेस भी अभी तक चल रहे हैं, वही काम जो है ना वो बुज़दार साहब जो है ना तौसा, डीजी खान, मुल्तान किया हुआ है। उससे पहले ये जो गरीब गुरबा का नुमाइंदा और मस्कीन बुज़दार साहब लेके आए थे, इन पे पहले ही और भी इल्ज़ाम है कि जी हेलीकॉप्टर का बेजा इस्तेमाल का वो आता है कि जी वो उनका हेलीकॉप्टर मिसयूज़ होता है। फिर बाकी जो है उनके रिश्तेदारों की जो करबा परवरी होती है कि वो जो मामू साहब पहले बॉलपुर में लगाए थे, ये उनके भाई साहब की स्टोरियाँ आ जाती हैं, मामे चाचों की स्टोरियाँ आ जाती हैं। तो वो जो हमें ये दिखाया गया था वो बिल्कुल नहीं हो रहा। गवर्नर साहब का भी ऐसे ही है, वो बड़े नाखुश थे कि जब ये गवर्नर हाउस को बताया, उनका जी मैं गवर्नर एम ही बने, मेरी बारी आपने ये सारी करनी है। और वो ज़्यादातर पाए जाते हैं लाहौर में एक हाउसिंग रेजिडेंशियल जो कॉलोनी बनाई हुई है, उसके गोल्फ क्लब के अंदर, जो कि पब्लिक एरिया था, प्राइवेट बनाया हुआ है, वो ज़्यादा वहीं पाए जाते हैं। वहाँ पे वो गोल्फ खेलते हैं, जो है वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। और वो ये लोगों से ये करते हैं कि यार मज़ा नहीं आ रहा है। हालांकि हाउस ऑफ लॉर्ड के जब ये मेंबर थे, वहाँ तो प्राइम मिनिस्टर का वो जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट का बड़ा महदूद खर्चा होता है। इवन जो प्रेसिडेंसी का कई दफ़ा जिक्र कर चुके हैं कि अमेरिका का प्रेसिडेंट भी वो है, वो टूथब्रश के वो ओबामा का हम कई दफ़ा बता चुके हैं, वो अपना खर्चा करता है। तो ये बस वो गोरे तो चले गए हैं, गोरों से भी आगे जा चुके हैं। इसलिए तो वो ये बरतानिया छोड़ के आए थे, जहाँ गवर्नर सरवर साहब के वहाँ ये लश्कर ये चश यहाँ पे लाश पाश शशके, ये शशके लंदन में कहाँ थे जो पाकिस्तान में मिले हुए हैं, अपनी मर्जी की उसमें चीजें हैं। बहरहाल ये बिल्कुल। अब ब्रेक का वक्त हो रहा है क्लास साहब, और इसके ऊपर डिस्कशन भी करेंगे। और जो अहम इशू है कि पंजाब की पॉलिटिक्स एक बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। जो वहाँ पे वजीर आला हैं वो कुछ कमज़ोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। परवेज़ इलाही ने ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ बिल पास करवा लिया है, जो इख्तियारात हैं वो वज़ीर आला वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। किस तरह की ये इम्पैक्ट होगी जो पंजाब की पॉलिटिक्स, और क्या इसका फ्यूचर होगा, इस पर डिस्कशन करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, और एक बार फिर डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। आमिर साहब, ये कैंप ऑफिस बनाने में मसरूफ है हमारे वज़ीर आला पंजाब, उधर पंजाब की पॉलिटिक्स कहीं वो उसके भी कैंप ऑफिस आज ये मैं देख रहा था, वो हमारे टॉक शोज भाइयों को शायद समझ नहीं आया, पंजाब में आज जो है कू हो गया है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट ये है कि पहले ही बुज़दार साहब अपने कैंप ऑफिस के मजे ले रहे हैं और वो लूली सी चीफ मिनिस्ट्री है, आज वो लंगड़ी भी हो गई है। लंगड़ी ये हो गई है कि सारे उनके इख्तियारात जो है ना, वो जो ब्यूरोक्रेसी होती है ना, इख्तियारात कैसे गोरे ने सिस्टम ये बनाया था कि आपने अपना रोब जो डालना होता है ना, वो अपने बाबू के जरिए डालते हैं। तो उन्होंने बाबुओं को डराने का सारा इख्तियार जो है ना वो चीफ मिनिस्टर साहब ने ले लिया है। और आज एक बिल पास हुआ है पंजाब असम्बली से, जिसके ज़रिए, जो कि मैं समझता हूँ सियासी तौर पे भी और कानूनी तौर पे और अखलाकी तौर पे उसके अंदर बड़ी खराबियाँ हैं। वो कानून ये बनाया गया है कि चीफ मिनिस्टर जो स्पीकर साहब हैं, एक तो उनकी ज़ात में, फिर एक वो कमेटी बनाएंगे, प्रिविलेज कमेटी को इख्तियार है कि अगर कोई बाबू उनके बुलाने पे नहीं आता या उनकी नहीं सुनता या मर्जी नहीं है, तो उसको जुर्माना भी हो सकता है, उसको कैद भी हो सकती है। और आइंदा कोई स्पीकर के मतलब क्लास साहब आप भी मोहतात होकर बात कीजिएगा, क्योंकि आइंदा आने वाले लगता है, वो फिलहाल तो साफी भाइयों को निकाला है, मगर वो उनका वो उसके ऊपर भी इख्तियारात बढ़ गए हैं। इमरान खान पहली बात तो ये है कि पहली वो नहीं इख्तियार क्या, पंजाब का डाकू मैं नहीं कहता था, इमरान खान साहब कहते थे। नहीं वो डाकू साहब का अब ये हो गया है कि आज लड़ाई ये हो रही थी कि चीफ मिनिस्टर हाउस से इस बिल को पहले जब बनाया गया तो गवर्नर साहब ने इसको वापस भेज दिया कि ये इसके अंदर जो प्रिविलेज कमेटी का, और वो सही कह रहे थे फॉर अ चेंज कि ये प्रिविलेज कमेटी इसलिए बनाई जाती है कि अवाम के जो मसाइल हैं मफाद आमा के अंदर अगर किसी का प्रिविलेज है, वो उन्होंने लशपश और वो जो शशकों के लिए प्रिविलेज कमेटी बना लिया है कि हमारा रोब नहीं पड़ता, तो उसको गवर्नर साहब ने वापस भेज दिया था। तो आज दोबारा ये पेश किया गया, और आज लड़ाई ये चल रही थी कि चीफ मिनिस्टर हाउस से और ऑफिस से ये फ़ोन आ रहे थे एमपीए हजरात को कि आपने नहीं जाना
ये पास नहीं करना। और अपोजिशन ने परवेज लाई साहब के साथ मिल के और चंद अफसरात जो कि परवेज लाई का जो ग्रुप फॉरवर्ड ग्रुप एक किस्म का समझ लें, उन्होंने करवा के आज ये बिल पास करवा लिया है। इसका पहले तो ये सियासी तौर पे कू हो गया है कि उन्होंने बीच में से पीटीआई को तो निकाल दिया है। अभी जो उनको ये परवेज लाई साहब को रहता था नहीं थी मेरी मर्जी था, मेरे गुजरात में डीसी और वो डीपीओ शीपीओ नहीं लगे। अब इसके बाद सारी ब्यूरोक्रेसी डरेगी कि जगह डाकू के बाद जो है ना अब दहशत जो है ना वो चौधरी परवेज लाई की है पंजाब में कि जनाब अगर आपने बात करनी है तो हमारे से बात करें। गैर कानूनी 2-3 चीजें इसके अंदर जो मैं समझता हूँ ये अदालत में कोई चला जाएगा और ये बिल नहीं चल सकेगा। पहली बात तो उन्होंने कहा है कि जो आइंदा कोई एमपीए फोन किया करे डीसी इसका फोन टेप किया करें और फिर हमें बताएं। वो ये आम आदमी का फोन टेप नहीं हो सकता तो डिप्टी कमिश्नर का इतना बड़ा होता है तो वैसे ही ख़त्म कर दें। तो ये जो उन बेचारों को जो है फॉर चेंज, हम पूरे नाकिद हैं बाय द वे ब्यूरोक्रेसी के जो अपनी इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हैं, हम उसके बड़े नाकिद रहते हैं। मगर ये भी नहीं है कि उन बेचारों को आप ढोर डंगर बना दें और उनको वो डरा के रखेंगे आइंदा किसी ने किया। दूसरा ये मैं समझता हूँ कि ये हमारे आइन के अंदर जो है ये जुडिशल एग्जेक्टिव और जुडिशरी के अंदर इख्तियारात का मिक्स नहीं है। ये सिर्फ जुडिशरी के पास जुडिशल इख्तियारात हैं किसी को जुर्माने करने और कैद करने के, ये एग्जेक्टिव के पास नहीं हो सकते। या एग्जेक्टिव छोड़े या स्पीकर के ऑफिस ने और असम्बली ने ये इख्तियारात एग्जेक्टिव के ले लिए हैं, अदालत बन गई है कि वो फैसला करेंगे किसको जुर्माना किया जा सकता है, किसका करियर तबाह किया जा सकता है। वो भी मैं अभी बिल की पूरी तफसीलात मैंने अभी नहीं पढ़ी, अभी जो कॉन्टर्स मुझे बताए गए हुए हैं कि उसके अंदर के जी एदी तरक्की कर दो तो एदी तरक्की करा दो, एनू कैद कर दो तो एनू जड़ा ना पैटी ला दो। ये इख्तियारात जो है मेरा ख्याल कोई भी साहब अगर लेके चले जाएंगे अदालत में कि जनाब ये पंजाब असम्बली ये वो है। और दूसरा अब उन्होंने क्योंकि ओवरराइड किया है गवर्नर साहब को, तो शायद कानून ये है कि दूसरी दफ़ा अगर वो उन्होंने कहा जी अब हम गवर्नर को नहीं भेजेंगे, तो एक तो उन्होंने ऐलान जंग कर दिया गवर्नर साहब के खिलाफ और चीफ मिनिस्टर साहब फेल हो गए हैं कि वो ये प्राइवेट मेंबर्स का बिल था जो कि उन्होंने बीच में अपोजिशन के साथ मिल के, तो वो अब उन्होंने ये एक तो पावर किया है कि हम पीटीआई के बगैर भी कानून साजी कर सकते हैं, उन्होंने करके दिखाई है। और इख्तियार चीफ मिनिस्टर के जो कि होने चाहिए या गवर्नमेंट के होने चाहिए वो भी अपने पास ले लिए हैं। तो तीसरा ये मैं समझता हूँ गैर कानूनी भी है और गैर अखलाकी भी है कि आप ये प्रिविलेज ये जो एमपीए एमएनए बनते हैं ये प्रिविलेज कमेटीज को क्या आपने थानेदारी बना दिया है, उसको नाम फिर एसएचओ कमेटी रख दे, वो प्रिविलेज कमेटी नहीं है। अच्छा क्विकली क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है क्लास साहब, और इनका टिल्ट बहुत है ऑपोजिशन की तरफ और फिर ये इस तरह के फैसले करते हैं, इनके बेटे को मिनिस्ट्री मिलती है। सो इन वन सेंटेंस लाइक क्या परवेज इलाही देख रहे हैं, फुर्सी कर रहे हैं? नहीं, परवेज इलाही साहब ने आमिर साहब ने एक बड़ा एक अहम नुक्ता इसमें उठाया। मुझे अफसोस हो रहा है चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक पे कि आपकी ब्यूरोक्रेसी रिलेटेड इस तरह के लॉज पास किए जा रहे हैं। अच्छा सारे डिप्टी कमिश्नर भी हम ये नहीं कहते, हालांकि इस वक्त सेल लगी हुई है पंजाब में तो रेट लग रहे हैं सबके, वे सारे भी करप्ट नहीं होते, सारे भी गलत नहीं होते, कुछ ईमानदार लोग भी निकल आते हैं, डीपीओ बड़े अच्छे निकल आते हैं, पुलिस अफसरान वो अगर आपके एमपीज के आके कहने पे बंदे नहीं ढकते, वो आके इनके कहने पे कंट्रैक्ट नहीं देते, डेवलपमेंट फंड्स में जो कुछ मार दाड़ होते, फिर मैं कहता हूँ सारे एमपीज नहीं होते, बहुत सारे अच्छे भी हैं दरमियान में, इनके कहने पे इनके मुखालफों को दुश्मनों को अंदर आके थाना कचहरी या वहाँ पे लित्तर परेड नहीं करते, तो कल को प्रिविलेज मोशन दे दें और चौधरी परवेज इलाही साहब जो है ना वो बन गए उसके आके एक उन्होंने जुडिशियल पावर्स ले लिए। ये जुडिशियल पावर बड़ी अहम इन्होंने बात की कि आप फैसला करेंगे, इसको 3 महीने जेल में भेज दो, इसको जुर्माना कर दो, ये अदालतों का काम है, आप कैसे कर सकते हैं? और ये परवेज इलाही साहब जो है मेरा ख्याल है ये एक आके उन्होंने विन करने की कोशिश की है कि तमाम एमपीज के अगर वो कहते हैं ना साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे, ये बेसिकली वो साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे। परवेज इलाही साहब जो हैं ये मैसेज दिया उन्होंने असेंबली को कि मेरे नाल रहोगे ना, पंजाब मैं चला रहा हूँ, कि पंजाब मैं चला रहा हूँ और मैं वजीर आला बन गया तो फिर देखें कैसे अयाशा करवाता हूँ तमाम लोगों को। ये बड़ा खतरनाक बिल है, इस पर मेरा ख्याल सबको बात करनी जी बिल्कुल। और इसकी अमेंडेड कॉपी जब सामने आ जाती है तो मजीद इसको क्रिटिकली देखेंगे कि इस बिल की जो तमाम चीजें हैं उसमें से क्या चीजें अनएथिकल है और क्या है जो बिल्कुल ठीक है, जो होनी चाहिए। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।